नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से मुखातिब हूँ बीए सेकेंड ईयर ऑनर्स के छात्रों के साथ जिन्होंने कल्चरल ज्योग्राफी का पेपर दे रखा है। छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है विश्व की भाषाई संरचना, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्तमान में भूगोल के अंतर्गत भाषाओं का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ लैंग्वेजेस तथा भाषाई भूगोल, लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी का अध्ययन होता है। दोनों सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल के अंग हैं। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल में दोनों समानार्थक नहीं हैं, बल्कि पृथक संस्कृतियों का सृजन करते हैं। भाषा भूगोल भाषा प्रदेशों का अध्ययन करता है, जबकि भाषाई भूगोल शब्दों के उच्चारणों पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभावों, विश्लेषण के अर्थों का अध्ययन करता है। अल्बर्ट डॉजत ने स्पष्ट किया, भाषा भूगोल का उद्देश्य शब्दों के इतिहास, शब्दों की रचना तथा वाक्यगत समूहों की रचना का अध्ययन है। वाक्यगत समूहों की रचना तथा पुनर्रचना पर भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव भाषाओं के विकास तथा उसकी विषमता पर पड़ता है। जिन प्रजातियों में अन्य प्रजातियों का समागम स्वल्प है, उनमें भाषाई विषमता अत्यल्प है। इसके विपरीत भाषा की विषमता प्रचुर मात्रा में है। सामाजिक उत्थान पतन भाषाई विषमता का उद्भव करता है। विश्व में जहाँ पर भी सामाजिक परिवर्तन हुआ, वहाँ पर भाषाई विषमता अधिक देखने को मिलती है। भाषा की विशेषताओं एवं प्रकृति पर चर्चा करें तो भाषा की प्रमुख व आधारभूत विशेषताएं निम्न रूप से रेखांकित की जा सकती हैं। भाषा पर्यावरणीय देन है, अर्थात भाषा पैतृक नहीं वरन पर्यावरण की देन होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जिस भी परिवेश में नवजात शिशु का पालन पोषण होता है, वह उस पर्यावरण के अनुरूप भाषा को ग्रहण कर लेता है, न कि माता पिता की भाषा का सीधे सीधे ही स्वीकारोक्ति करे, अपने परिवेश की स्वीकारोक्ति करता है। भाषा आद्यंत सामाजिक होती है। भाषा पैतृक नहीं वरन अर्जित संपत्ति है, जिसका अर्जन मनुष्य समाज से करता है। भाषार्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषार्जन में शिशु स्वयं जुड़ करके उन चीज़ों को देख करके सीखता है और उस अनुकरण से, एडॉप्टेशन से चीज़ों को अंगीकृत करता है। भाषा परिवर्तनशील है, उसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। मृत भाषा का अंतिम स्वरूप से यदि किसी भी भाषा की समाप्ति मानी जाए तो हो सकता है सामान्यतः भाषाएं जीवंत हैं और संप्रेषण का माध्यम रहती हैं। भाषा की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा अपनी एक भौगोलिक सीमा रखती है, जिसके अंतर्गत उसका स्वरूप कमोवेश बदल सकता है। इसी तरह उसकी ऐतिहासिक सीमा भी होती है। प्रत्येक भाषा इतिहास के किसी निश्चित काल से प्रारंभ होकर किसी निश्चित कालखंड तक व्यवहारत होती है तथा वह भाषा अपने काल की पूर्ववर्ती या परवर्ती भाषा से भिन्न होती है। भाषा की पृथक संरचना होती है। भाषा की संरचना पृथक पृथक देखने को मिलेगी। ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य व अर्थ आदि में किसी भी स्तर पर अंतर अवश्य देखने को मिलता है। भाषा व संस्कृति पर बात करें तो भाषा संस्कृति का महत्वपूर्ण घटक है, जिसके द्वारा मानव पशु जगत से स्वयं को पृथक करता है। मनुष्य ने
इसी के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन का कार्य किया है। भाषा के द्वारा ही संस्कृति के सृजनात्मक पक्ष को बल मिलता है, जिससे सांस्कृतिक परिपक्वता आती है। वस्तुतः भाषा व्यक्ति, क्षेत्र, प्रदेश या देश के मूल विचारों को साकार करती है तथा भविष्य के लिए उन्हें सुरक्षित भी रखती है। आधुनिक वैज्ञानिक प्राविधिक युग में दृश्य श्रव्य माध्यमों से भाषा द्वारा विश्व के विभिन्न भागों के पारस्परिक विचार विनिमय एवं संस्कृतियों का ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। अतः ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भाषा द्वारा संस्कृतियों का पारस्परिक ज्ञान एवं उनके निरंतर विकास व परिष्करण में सहायता मिलती है। भाषा में परिवर्तन उसके विकास के स्वरूप को व्यक्त करता है। ये विकास उसके ध्वनि, शब्द, रूप, अर्थ और वाक्य रूपों में होता है। भाषा के विकास पर विचार करने वाले प्राचीन भारतीय आचार्यों ने में से कात्यायन, पतंजलि, कायट, वामन, काशिकाकार और जयादित्य प्रमुख हैं। यूरोप में इस विषय पर गंभीरता से विचार करने वाले प्रथम डेनिश विद्वान डीएच ब्रेड्सडॉर्फ थे, जिन्होंने सन 1821 में भाषा विकास के प्रमुख कारणों का अध्ययन किया था। भाषा विकास में जो सहायक कारक हैं, उनमें से इसके अंतर्गत इसका प्रयोग, बल, प्रयत्न, मानसिक स्तर, अनुकरण की स्थिति, जानबूझकर परिवर्तन, जातीय संस्कृति आदि कारकों को लेते हैं। वहीं कुछ इसके अंतर्गत जो अन्य कारण बनते हैं, जिन्हें बाह्य वर्ग में सम्मिलित करते हैं, वो भौतिक वातावरण, सांस्कृतिक प्रभाव, सामाजिक व्यवस्था व बोलने वालों की खुद की उन्नति का स्तर इस पर निर्भर करता है। भाषा विकास में बाधक जो कारण हैं, उनमें भौगोलिक दशाएं, यदि कोई देश प्रदेश अपनी भौगोलिक दशाओं के कारण इस प्रकार घिरा हुआ है कि वहाँ सरलतापूर्वक न जाया जा सके, न वहाँ की भाषा का संपर्क अन्य के साथ हो, तो वहाँ का विकास बहुत मंद हो जाता है। खाद्यान्न की कमी, किसी देश में यदि खाद्यान्न का अभाव है तो लोगों का अधिक समय स्वाभाविक रूप से भोजन की व्यवस्था में व्यतीत होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में लोगों को बोली, भाषा, साहित्य, कला आदि के ऊपर अपेक्षाकृत समय देने का अवसर नहीं मिल पाता। इसी कारण से जंगली या रेगिस्तानी आदि भाषाओं का बहुत धीरे धीरे विकास होता है। प्रचलित भाषा से न हटने का जो क्रम है, वह भी इस चीज़ को स्पष्ट करता है। यह भावना प्रबल होने पर कि किसी भी भाषा के विकास में बाधा बन जाती है कि वो अपनी प्रचलित भाषा से हटना ही न चाहे समाज। व्याकरण की दृष्टि से भाषा के विकास का श्रेय मूलतः ग्रामीणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है। इन लोगों को व्याकरण का ज्ञान कम रहता है, इसलिए अशुद्धियाँ अधिक हो जाती हैं, जबकि व्याकरण की शिक्षा लोगों को आदर्श प्रयोग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। विश्व का भाषा परिवार एक व्यक्ति द्वारा उत्पन्न संतान जिस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक लोग और सभी अंततः एक परिवार के कहे जाते हैं, उसी प्रकार मूल भाषा से पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक भाषाएं एवं बोलियां उत्पन्न होती हैं और वो एक ही परिवार की कही जाती हैं। इसलिए एक परिवार की भाषाएं और बोलियों में लय और शब्द या संबद्ध तत्व एवं अर्थ तत्व का साम्य स्वाभाविक रूप से देखने को मिलता है। इन गुणों के आधार पर भाषा भूदृश्यों का निर्माण करती है, जिसमें समान भाषाओं के समूह पाए जाते हैं। भाषा भूदृश्य में समक्ष निरीक्षण करने पर अनेक जटिलताएं भी दिखलाती है।
ऐसी स्थिति में गौण भाषाओं को छोड़कर मुख्य भाषाओं को स्वीकृत किया जाता है। 17वीं शताब्दी में जब यूरोपियन विद्वानों को संस्कृत का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने ग्रीक और लैटिन आदि भाषाओं से इसका तुलनात्मक अध्ययन करके निश्चित किया कि इनमें समानता आकस्मिक नहीं है। यहीं से भाषाओं का वैज्ञानिक व पारिवारिक वर्गीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। भारोपीय, रोमेटिक, द्रविड़ आदि कुछ ही भाषाई परिवारों का गहन अध्ययन हुआ है। शेष भाषाओं में परिवार के बारे में कुछ कहना कठिन है। सन 1822 ईस्वी में जर्मन विद्वान हम्बोल्ट ने इसका गहन अध्ययन करके विश्व में कुल 13 भाषा परिवारों को माना था। आधुनिक ग्रे आदि विद्वान 26 परिवार मानते हैं। भारतीय विद्वानों ने इनकी संख्या 10 से 18 के मध्य स्वीकृत की है। फ्रेडरिक मूलर सदृश विद्वानों के अनुसार इस समय विश्व में 100 भाषा परिवार हैं। इसके बावजूद अभी भी विश्व की समस्त भाषाओं का सम्यक अध्ययन पूर्णतः नहीं हो सका है। सामान्यकृत स्तर पर विश्व के प्रमुख भाषा परिवार निम्न हैं। पहला भारतीय, दूसरा सेमेटिक, तीसरा हेमेटिक, चौथा यूराल अल्टाइक, पांचवा चीनी, छठा द्रविड़, सातवां मलय पॉलिनेशियन, आठवां बांटू, नौवां बुशमैन, 10वां सूडानी, 11वां ऑस्ट्रेलियन पापुआन, 12वां रेड इंडियन, 13वां काकेशी और 14वां जापानी कोरियाई। डिकेन एवं पिट्स ने 1970 में विश्व को 32 भाषा परिवारों में विभाजित किया, जो आपको पीडीएफ में टेबल फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। भारोपीय भाषा परिवार विश्व का सबसे महत्वपूर्ण परिवार है। इसका महत्व 3 दृष्टियों से अधिक है। एक तो इस भाषा को बोलने वाले संसार में सर्वाधिक हैं, दूसरे भौगोलिक दृष्टि से इसका विस्तार विशाल भूभाग पर है, और तीसरे संस्कृति व सभ्यता के विकास आदि की दृष्टि से यह परिवार अग्रणी है। इसकी उत्पत्ति का स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, जहां से विश्व के विशाल भूभाग पर इसका प्रसार हुआ है। इस प्रकार उत्तरी भारत से लेकर ईरान और अर्मेनिया होता हुआ ब्रिटेन और ब्रिटिश द्वीपों तक है। चीनी तिब्बती परिवार का विस्तार दक्षिणी पूर्वी एशिया व चीन में है। यूराल अल्टाई परिवार पूर्वी एशिया, साइबेरिया व मध्य एशिया में विस्तृत है, जिसका उद्भव क्षेत्र साइबेरिया माना जाता है। उत्तरी अफ्रीका में हामी, सामी, मध्य अफ्रीका में बांटू भाषा परिवार का विस्तार है। विश्व के अन्य भाषा परिवारों का भी जो वितरण है ये मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया है। इसके आधार पर आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपसे भाषाओं के विश्व वितरण पर। धन्यवाद।